नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में बात करेंगे हम आखिर में राज्यसभा सीटों को लेकर बिहार एनडीए में क्यों विवाद मचा हुआ है। जीतन राम मांझी नाराज दिख रहे हैं। मांझी ने अपने बेटे को यहां तक कह दिया कि आप तैयारी करिए और अगर बीजेपी गलत करती है तो फिर हम उसको अपने हिसाब से अपने तरीके से देखेंगे। क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या बगावती सुर में है जीतन राम मांझी, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि नितिन नवीन अध्यक्ष तो बने बीजेपी के, लेकिन नीतीश कुमार को दिल्ली क्यों बुलाया गया और प्रधानमंत्री मोदी से बैठक भी हुई। इस दौरान नीतीश कुमार के साथ उनके मंत्री और सम्राट चौधरी वो भी साथ में रहे, तो क्या कुछ बातचीत हुई और क्या प्लान बनाने वाले हैं, क्या मंत्रिमंडल बढ़ाने वाले हैं, इन सब पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे नौकरियों में सवर्ण पुरुषों की आयु सीमा बढ़ाने को लेकर नीतीश सरकार का प्लान बन रहा है। क्या प्लान है इस पे और क्या वाकई में सवर्णों का आरक्षण बढ़ाया जाएगा, ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है उसको बढ़ाया जाएगा, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर संजय सर, राजनीतिक विश्लेषक। सर स्वागत है आपका। सर पहला सवाल तो ये है कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसे सिर्फ एक कोशिश तक मानी जाए, ये माना जाए कि जोश जोश में वो कुछ भी बोल जाते हैं और उन्होंने अपने बेटे को तैयारी करने के लिए कह दिया। कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि मंत्री पद छोड़ देंगे वो अगर राज्यसभा सीट नहीं मिली, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त इनकी बात हुई थी एक राज्यसभा सीट को लेकर। क्या कर सकते हैं जीतन राम मांझी? एक कार्यक्रम में जीतन राम मांझी बोल रहे थे और बल्कि एक तरह से अपने बेटे को जगा रहे थे कि भाई निर्णय लेने का वक्त आ गया। और जो उन्होंने बताने की कोशिश की वो उनकी पीड़ा जो थी वो राज्यसभा के सीटों को लेकर के थी। वो अपने मगही अंदाज में, जो मगधी भाषा है उसी में वो बोल रहे थे, संबोधित कर रहे थे कि भाई सीट बट गया है और 2 सीटें मिल गई हैं, भाजपा के खाते में चली गई है, 2 जेडीयू को चली गई है और 1 सीट चिराग पासवान को मिल गया है। आपके खाते में कुछ नहीं आया। असल उनकी प्रतिद्वंदिता होती है या प्रतियोगिता होती है चिराग पासवान से। उनको लगता है कि हमारा कद इतना बड़ा है, हमारा जनाधार भी मजबूत है, फिर आखिर हमें बार बार क्यों हाशिए पर रखा जाता है। और इस संदर्भ में वो अपने बेटे को कह रहे थे कि निर्णय आपको लेना पड़ेगा, गांधी मैदान भरना पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी और जरूरत पड़े तो मंत्री पद से भी इस्तीफा देनी होगी। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाई आपके पिता तो केंद्र में मंत्री हैं, थोड़ा साहस दिखाइए, हिम्मत कीजिए। मेरे पिता तो मजदूर थे, तो एक मजदूर का बेटा जब साहस दिखा करके इतने लंबे दिनों तक संसदीय जीवन में रह सकता है, बिहार के मुख्यमंत्री बन सकता है, केंद्र में मंत्री बन सकता है, तो आखिर तुम्हारे हिम्मत में कहाँ कमी आ जाती है? क्यों नहीं निर्णय ले पाते हो? इस निर्णय को लेकर के वो बार बार अपने बेटे के अंदर में, जिसको कहते हैं ना एक जगाना, तो उनको जगा रहे थे कि भाई जागो, उठो और अपने हिस्सेदारी की बात करो। हालांकि मांझी जी जगाते भी हैं फिर पीछे भी हट जाते हैं। विधानसभा चुनाव के समय में क्या कह रहे थे? 16 सीट चाहिए, 18 सीट चाहिए, 17 सीट चाहिए, कम से कम जो राज्य की पार्टी बनने के लिए 6% हमको वोट तो चाहिए ही, उतने विधायक तो चाहिए ही। और पिछली बार तो 20 में इनको मिला था 7 सीट, इस बार तो और 6 सीट मिल गया। फिर भी मांझी तैयार हो गए। तो मांझी जी इस तरह का हुंकार भरते हैं, लेकिन जब बात नहीं बनते हुए दिखते हैं तो फिर वो अपनी जगह पर आ जाते हैं। इसलिए मैं इसको इस रूप में नहीं लेता हूं कि वो कोई बगावती स्वर था। वो कह रहे थे कि जब तक आप अपनी ताकत को नहीं दिखाइएगा और जब तक पद का त्याग नहीं कीजिएगा, पद से चिपके हुए रहिएगा, तब तक आपके हिस्से में कोई कुछ देने वाला नहीं है। वो बता रहे थे कि आपके लोग मुंगेर में हैं, बांका में हैं, जमुई में हैं, मगध तो पूरा आपका क्षेत्र ही है, तो इतना बड़ा जनाधार आपका है और फिर भी आपके हिस्से में क्यों नहीं बातें आती? वो बार बार दोहराते हैं, सीट तो बट गया। जीतन राम मांझी के हिसाब से अगर हम देखें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बाद में लंबे समय से उपेंद्र कुशवाहा के पास वो भी नहीं था, विधायक भी नहीं थे, गठबंधन में नहीं रहा, एनडीए में बीजेपी के साथ रहने का ही एक तरीके से देखें तो जीतन राम मांझी को कुछ तो अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन मांझी के पास
खुद तो लोकसभा में है तो उपेंद्र कुशवाहा को भी मिला, वो उपेंद्र कुशवाहा हार गए, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा सीट मिली। उस हिसाब से एक राज्यसभा सीट जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को जितनी सीटें विधानसभा मिली और जो जीते तो मांझी ने भी उतनी सीटें ली और वो भी जीते। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी मंत्री बने, मांझी के बेटे अगर मंत्री हैं तो लगभग अगर इस पार्टी से भी तुलना करें तो मांझी क्या लगता है आपको कि एक राज्यसभा सीट तो डिजर्व करते हैं? देखिए, जीतन राम मांझी जी बिल्कुल डिजर्व करते हैं। वो अपने बात कर रहे थे कि हमारा स्ट्राइक रेट क्या रहा। स्ट्राइक रेट की बात वो कर रहे थे कि भाई लोकसभा में हमको 1 सीट दिया गया, हम 1 जीत गए, विधानसभा में हमें 6 सीट दिया गया, हम 5 जीत गए, तो स्ट्राइक रेट पर में तो कोई कमी नहीं है। फिर स्ट्राइक रेट के बाद वो कहते हैं कि हमें भरोसा दिया गया था लोकसभा के वक्त ही कि आप लोकसभा में लड़िए 1 सीट पर, आपको राज्यसभा की सीटें मिलेंगी। फिर विधानसभा में भी यह भरोसा दिया गया। तो अगर आप उपेंद्र कुशवाहा से तुलना करते हैं तब तो बिल्कुल मांझी डिजर्व करते हैं कि भाई, लेकिन अब है क्या कि अपने केंद्र में मंत्री हैं, उनके पुत्र जो हैं वो बिहार में मंत्री हैं, उनकी बहू दीपा मांझी एमएलए हैं, समधिन एमएलए हैं, दामाद एमएलए हैं, फिर कोई और के लिए एक राज्यसभा परिवार के सदस्य के लिए चाहिए। अब उसमें एनडीए कितना इनको मदद, और वही बात उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ भी है। अपने राज्यसभा, पत्नी एमएलए, बेटा मंत्री, मतलब को उनको एमएलसी तो बनाया ही ना जाएगा। तो भाई तीनों सदन के सदस्य बाप, बेटे और बहू, पत्नी मिलकर के इन्होंने बांट लिया है। तो जहां पर इस तरह के परिवार के अंदर ही चीजें बढ़ती हैं, वहां पर तो थोड़ा सा लोकतंत्र कमजोर होते हुए दिखता है। गठबंधन के लिए नुकसानदायक है, बिल्कुल नुकसानदायक है। फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, उनके हिस्से में क्या मिलेगा? उनके हिस्से में तो कुछ मिलना नहीं है। तो इसलिए जीतन राम मांझी जितनी दावेदारी कर ले, जितनी बात वो कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राज्यसभा की कोई सीट उनके हिस्से में मिलने जा रही है। हाँ, जीतन राम मांझी को ताकत दिखाने से कौन रोक सकता है? त्याग पत्र दे दें, आ जाए गांधी मैदान में, भीड़ जुट जाए, हुंकार भर दें, थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई अब जीतन राम मांझी एकदम और उनके समाज के लोग जाग गए हैं, अब मानने वाले नहीं है, अब जो ये चाहेंगे वही इनको मिलेगा, तब अलग बात। 5 साल लेकिन इंतजार करना पड़ेगा, सूखा सूखा माहौल है क्योंकि अब उधर भी जा नहीं सकते हैं, उधर कुछ है नहीं। 5 विधायकों को लेकर क्या करेंगे? कुछ नहीं मिलने वाला है उधर। जो इधर मिला हुआ है वही, मतलब कि हम समझते हैं कि इस त्याग करने की हिम्मत ये क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। जिस समय जीतन राम मांझी जी संबोधित कर रहे थे, अपने पुत्र को कहते कि भाई आप एक काम कीजिए, आप भी त्याग पत्र दीजिए, हम भी त्याग पत्र देते हैं, और चलते हैं गांधी मैदान में, हुंकार भरते हैं, बुलाते हैं पूरे बिहार के अपने समाज के लोगों को, ताकत दिखा देते हैं एनडीए को, तब ना एक बात होती है। लेकिन ये सब बात होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स, और कभी कभी पोस्चरिंग होता है राजनीति में कि भाई ठीक है, अगर उन्हें नहीं तो हमें भी नहीं, और हमें नहीं तो उनको क्यों दीजिएगा। इस बात को लेकर के ये मांझी जी की पोस्चरिंग है। पोस्चरिंग के अलावा इसको हम और किसी रूप में नहीं देखते। ठीक है। दिल्ली में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। अब ये कहा जा रहा है इसके बाद अमित शाह से भी मुलाकात होगी। क्या नितिन नवीन के बाद जो मंत्रिमंडल में सीट भी उनकी खाली हुई है, 2 विभाग उनके पास थे, इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा नितिन नवीन को भेजा जाएगा, राज्यसभा चुनाव भी है, इन सब से जुड़ी चीज़ें ही बातें हुई होंगी या मंत्रिमंडल को और एक्सटेंड करने की बातें हो रही, और कुछ भी? क्या कुछ आपके पास है इनपुट? देखिए, मंत्रिमंडल को एक्सटेंड करने की जो जहां तक बात है तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार को इसके लिए प्रधानमंत्री से जाके मिलने की जरूरत नहीं है। उसके लिए नीतीश कुमार स्वतंत्र है, क्योंकि इनका जो है विशेषाधिकार है। इसके लिए वो दिल्ली गए और प्रधानमंत्री जी से जाकर के आधे घंटे तक या 1 घंटे तक कोई बोल रहे हैं मिले, मुझे नहीं लगता। वो तो इनका है, ठीक है, वो कोटा मांग लेंगे कि बीजेपी के तरफ से अगर नितिन नवीन का जो विभाग है, जिनको अभी दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा को दिया गया है, उनको किनको दिया जाए, या आपके कोटे से भी जो 1-2 सीटें बची हुई हैं, क्या वो विस्तार में उनको भी रख लें। इसके लिए नीतीश कुमार नहीं गए होंगे। राज्यसभा की सीटों को लेकर के मेरी जो जानकारी है उसमें बात हुई है। ललन सिंह भी मौजूद थे, सम्राट चौधरी मौजूद थे, और दोनों जगह मौजूद थे, प्रधानमंत्री के यहाँ भी और जब अमित शाह जी से मिलने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद फिर तुरंत अमित शाह से मिलना,
कहीं ना कहीं कोई लगता है कि कोई ऐसी बात है जिस पर चर्चा हो रही है। तो ये जो सीटें हैं, उन सीटों को लेकर के चर्चा हुई होगी, क्योंकि बिहार में तो 243 ही ना मेंबर हैं, और जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव होना है, तो एक सीट का गणित जो है उसको लेकर के भी ये लोग आपस में बात किए होंगे कि 5वां सीट किसको दिया जाए, कैसे दिया जाए। 2-2 सीट तो तय है कि 2 सीट आरजेडी, 2 सीट बीजेपी लेने जा रही है। एक सीट को लेकर के तो राज्यसभा की सीटों को लेकर के शायद इन लोगों की बात हुई। और दूसरी बात, विकास के रोड मैप को लेकर के, चूंकि जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली बिहार में, उसके बाद नीतीश कुमार पहली बार गए हैं और ये घोषणा कर दिया है कि 5 साल में 50 लाख करोड़ हम खर्च करेंगे और 50 लाख करोड़ खर्च करके बिहार की तस्वीर बदल देंगे। तो जब तक केंद्र का सहयोग नहीं मिलेगा और खास करके फाइनेंशियल सपोर्ट, तब तक मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह के वादे नीतीश कुमार कर रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार ओवर एक्टिव, वो कभी बक्सर का वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखने चले जा रहे हैं, तो कभी सोलर प्लांट जो नवादा का है वो देखने चले जा रहे हैं, तो डेयरी फार्म में कैसे और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी और कैसे होगा और उसका रिच कैसे और अधिक होगा, इसको लेकर के वो ओवर एक्टिव दिख रहे हैं। हमको लगता है कि फंड को लेकर के कि केंद्र से हमें हाँ सहायता अधिक से अधिक मिलेगी, ताकि नीतीश कुमार थोड़ा इस बार जल्दीबाजी में, अब कारण क्या है मुझे नहीं पता है, वो 5 साल भी पूरा नहीं करने देना चाहते। वो चाहते हैं कि उसके पहले योजनाएं दिखने लगे कि जो वादे हमने किए हैं चुनाव पत्र में, जो एनडीए का संकल्प पत्र है, वो धरती पर उतरते हुए दिखे। इसको लेकर के चूंकि सम्राट चौधरी को भी साथ में रखे हुए थे, ललन सिंह भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, तो उस विकास के रोड मैप के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट केंद्र कैसे करेगी, कब करेगी, एक ये बात भी होगी। दूसरी बात, ये दिसंबर का अंतिम महीना चल रहा है, प्रधानमंत्री जी कुछ बताए होंगे कि हम बजटीय प्रोविजन में भी कुछ चीजों को लाएंगे। हाँ, बजट की प्लानिंग चल रही है, तो बजट की प्लानिंग भी चल रही है, तो हो सकता है कि रायशुमारी की गई होगी, बात की गई होगी। अब 1 ही महीने बचे हैं, फरवरी में आना है बजट। जी जी, तो बिल्कुल, तो उस बजटीय प्रोविजन में कैसे बिहार को ऐड किया जाए, नीतीश कुमार इस पर भी बात किए होंगे, साथ में सम्राट चौधरी और ललन सिंह भी बात किए होंगे। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट और केंद्र से मिलने वाली सब्सिडी, इस पर बात करने के लिए हमको लगता है कि दोनों लोगों से मिले होंगे। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उन्होंने कहा होगा कि गृह मंत्री जी से भी बात कर लीजिए, और राज्यसभा की जो सीटें हैं जिसमें 5वां सीट जो है उसको लेकर के भी बात किए होंगे कि जो बिहार की स्थिति है। अब उस क्रम में विभाग को लेकर के बातचीत हो गई होगी, ये अलग। राज्यसभा में तो एक चीज और लगता है कि शायद अगर बीजेपी चाहे तो तीसरी सीट भी ले सकती है, 38 सीट तो है उसके पास, एक्स्ट्रा बच रही है। ये बात अलग है कि चूंकि लोग ऐसा कह रहे हैं कि चिराग पासवान को कम सीटें पड़ गई थी, तो शायद चिराग पासवान को एक सीट दे दे बीजेपी। क्या लगता है? नहीं भी दे सकती है। बीजेपी इस तरह का प्रयोग करते रही है कि कभी कभी वो अपने तरीके से ये कर लेती है, और 3-4 विधायकों को तो आ जाना, क्रॉस वोटिंग करा लेना, वो तो उनके बाएं दाएं हाथ की खेल। हाँ। AIMIM के ही 5 विधायक हैं, एक बसपा के विधायक हैं, भाई 6 कांग्रेस के हैं, ये सब लोग तो कभी कुछ कर सकते हैं। तो बीजेपी के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी अगर चाह लेगी तो नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, चिराग पासवान की मां को लेकर के शायद एश्योरेंस ये दे चुके हैं कि चिराग मां को राज्यसभा में भेजे जाने की बात इन लोगों ने, जब बिहार में उनके हिस्से में सीटें आ रही थी और जो लगातार नित्यानंद राय से लेकर के और लोग जो मान मनोबल में लगे हुए थे, तो शायद लगता है कि उस समय कुछ एश्योरेंस दिया गया था चिराग पासवान को कि हम लोग मां को आपके अप्रैल में जो राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है, आपकी मां को हम भेजेंगे राज्यसभा में। वहां पर बीजेपी हो सकता है कि चिराग पासवान जी के हिस्से में वो सीट छोड़ दे कि ठीक है भाई। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि ये एक सीट जो अतिरिक्त है, जिस एक सीट पे पूरी लड़ाई है, इसका पेच भी तो फंस सकता है, क्योंकि अगर ठीक है राज्यसभा भेजने के लिए आरजेडी के पास बहुमत नहीं है, 25 सीट ही है,
तो कांग्रेस का कुछ जोड़ेगी, हो सकता है एआईएमआईएम वाले या और अदर्स कुछ सपोर्ट करें, तो जो 41 जो पहुंचना है वो हो सकता है कि ये भी तो खींचतान के पहुंच लगभग जो 38 इधर बच रही तो इनके पास भी आस पास है, तो एक सीट पे पेच फंस सकता है। नहीं देखिए, हाँ फंस सकता अगर क्रॉस वोटिंग हो गया तो, क्योंकि एनडीए के पास तो 202 ही है ना, वही चीज। बाकी तो अगर 243 में 202 को घटाइए तो 41 तो पूरा ही ना होता है। एक अब मान लिया कि बसपा, हाँ बसपा भी बदल जाए, ये कांग्रेस भी गड़बड़ कर दे, एआईएमआईएम भी कर ले, तो अब कुछ भी हो सकता है। राजनीति में तो संभावनाएं बनी मतलब रहती उधर हैं। वाले चाहें, अगर उस खेमे वाले चाहें तो एक तो सीट भेज ही सकते हैं, एक अपना कैंडिडेट भेज सकते हैं। अगर कांग्रेस बसपा एआईएमआईएम प्लस कांग्रेस आरजेडी तो साथ ही है, बसपा और एआईएमआईएम को जुड़ना है। सीपीआई सीपीएमएल का मिला करके 35 सीटें उनके पास है, 5 एआईएमआईएम का 35 और 5 40 और एक बसपा, 41 तो हो जाता है ना। तो ऐसा थोड़े है कि वो इंडिया गठबंधन इसके लिए एड़ी चोटी का पसीना एक नहीं किए हुए होगी। और अगर ये कुछ क्रॉस वोटिंग भी करा लेते हैं तो क्या कर लेंगे, उनकी सीटों को तो नहीं न लेंगे, उनके विधायक तो सारे लोग क्रॉस वोटिंग तो नहीं कर देंगे। तो एक सीट इंडिया गठबंधन अगर मेहनत करे तो एक सीट वो बचा ले जा सकती है, और के हिस्से में तो जो सीटें हैं वो आएंगी। एक आखिरी सवाल है, नौकरियों में सवर्ण पुरुषों की आयु सीमा बढ़ाने की बात चल रही है, ईडब्ल्यूएस और सवर्ण आयोग की बात चल रही है, क्या इस पे प्लान दिखता है? क्योंकि नीतीश कुमार से पहले जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार थे तब वो आरक्षण पे ही कुछ बढ़ाने की जो सीमा थी प्लस जात जनगणना ये तमाम प्रयास दिखे, लेकिन वो सब लटक गए और तमाम अलग अलग टाइम पे तेजस्वी यादव आरोप लगाते भी रहे हैं। अब सवर्णों के लिए एक प्रयास ये दिख रहा है, इससे क्या ये कोशिश की जा रही है कि जो सवर्ण वोट बैंक है वो पूरी तरीके से बंद जाए? सवर्णों ने तो जिसको कहते हैं ना कि इनको जम करके वोट किया है, तो सवर्ण को साझे रखने की कोशिश तो एनडीए करेगी। और इसमें मांग बहुत बड़ी मांग नहीं है। ईडब्ल्यूएस से आने वाले जो महिलाएं हैं उनकी उम्र सीमा तो 40 वर्ष है, पुरुषों की उम्र सीमा 37 वर्ष है। कहा जा रहा है कि भाई 37 की जगह पर पुरुषों को भी 40 कर दीजिए, क्योंकि जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें जिस तरह से लड़के संघर्ष करते रहते हैं तो कभी कभी उनकी उम्र निकल जाती है और वो वंचित रह जाते हैं जीवन भर के लिए। अगर इस तरह से महिलाओं को अगर बिना भेदभाव किए हुए, जिस तरह से महिला ईडब्ल्यूएस के जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए 40 वर्ष की गई, अगर पुरुषों के लिए भी 40 वर्ष कर दी जाए तो क्या बुरा है। तो इसलिए ये प्रस्ताव मैं समझता हूं कि सरकार मान सकती है कि अगर ईडब्ल्यूएस से आने वाला भाई है तो वो गरीब ही, तभी तो उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 37 वर्ष में वो क्वालिफाई कर ही जाए, कभी कभी 38 भी क्वालिफाई कर सकता है। तो अगर 2-3 साल उम्र की सीमा बढ़ा दी जाए तो उनके लिए एक अवसर बन सकता है जिसमें वो अपने पूरे जीवन को वो साध सकते हैं। तो वो 40 का जो एक है उस पर वो विचार कर सकते हैं निश्चित रूप से। बल्कि अब तो है कि हर जिले में 100 बेड के छात्रावास की योजना भी है कि अगर कोई सवर्ण छात्र पीटी निकालता है, प्रीलिमिनरी टेस्ट भी क्वालिफाई करता है, तो मेंस के लिए उसको 2 साल तक के लिए या जब तक वो तैयारी करे छात्रावास में उनको सुविधा दी जाएगी, खाने रहने, उनको कोचिंग भी फ्री में दी जाएगी। तो देखिए वो सवर्ण, पिछड़ा, दलित बांट करके तो रखे हुए, सवर्ण में केवल वो 4 जातियां ही नहीं आती है, 7 जातियां आती हैं। शेख सैयद पठान भी आते हैं सवर्णों में, शेख सैयद पठान भी आते हैं, मुस्लिम की भी 3 आती हैं। तो अगर इन सबको देखा जाए तो अगर उनके बच्चे को थोड़ा मौका मिल जाए कि गरीबी से, अभाव से वो लड़ नहीं पाते हैं और बीच में ही दम तोड़ देते हैं, अगर थोड़ा उनको कोचिंग की फैसिलिटी मिल जाए, जिला वाइज वो छात्रावास की व्यवस्था मिल जाए जहां वो निश्चिंत भाव से तैयारी कर सके, पढ़ सके, प्रतियोगिता परीक्षा में क्वालिफाई कर सके, तो मैं मानता हूं कि एक बड़ा अवसर होगा उनके लिए। और इससे तो एक सवर्णों के अंदर में एनडीए सरकार के प्रति एक उम्मीद तो जगेगी ही कि चलिए अगर हमने एनडीए सरकार को चुना
तो हमारे हिस्से में भी रोशनी आई। हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए भी ये सरकार सोच रही है, और यही तो प्रशांत किशोर कर रहे थे। घेर रहे थे कि अगर बिहार की शिक्षा को बेहतर कर दिया जाए, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको वो सुविधा मिल जाए, तो ये कमाल करके दिखा सकते हैं। अगर एनडीए सरकार इस तरह की सुविधा देती है तो ये निश्चित रूप से ये बच्चे जो हैं वो अपने को परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। एक प्रस्ताव और दिया गया है, जो डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह सवर्ण आयोग के अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने तो जो कहा है वो कहा है, वित्तीय सुविधा की बात उन्होंने की है कि जो समाज के लोग रोजगार करना चाहते हैं, अगर वो परियोजना का कोई प्रस्ताव भेजते हैं कि हम इस व्यापार में काम करना चाहते हैं, तो उसकी देख करके सरकार थोड़ा अगर उनको वित्तीय सपोर्ट बैंक से मदद करा दे या दे दे, तो दिशा में भी वो बढ़ सकते हैं। तो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की जो बात सरकार कर रही है, उसमें सवर्ण को अलग करके थोड़े चलिएगा, सबको एक ही साथ दे करके चलना है ना। तो अगर थोड़ा वित्तीय सहायता उनको मिल जाए, जो पीटी क्वालिफाइड छात्र हैं उनको छात्रावास में रहने की सुविधा मिल जाए, कोचिंग मिल जाए, और जो महिलाओं की तरह या पुरुषों को भी 37 से उनकी उम्र सीमा 40 कर दी जाए, तो मैं मानता हूं कि थोड़ा अवसर तो मिल ही जाएगा ना, गरीब छात्रों जिससे वो साबित करके दिखा सकते हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जो बिहार में चीज़ें चल रही हैं उसमें नीतीश कुमार अब नए बजट में क्या ला सकते हैं। नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए और अमित शाह से मुलाकात किए, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, तो नए इंडिया का स्वरूप क्या होगा, इन सब पे नज़रें बनी हुई हैं, टिकी हुई हैं। और साथ ही सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार होने वाला है वो राज्यसभा चुनाव होने वाला है। उसमें पेच फंसा है एक सीट को लेकर। वो सीट क्या एलजेपीआर के हिस्से में जाएगी, क्या वो एक सीट पर जीतन राम मांझी जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, हालांकि उनके पास दावे उनका कमज़ोर है, उनके पास विधायक कम है, तो वो क्या उस दावे को फुलफिल कर पाएंगे, ये बड़ी बात होगी। या फिर वो एक सीट विपक्षी खेमे में जाएगी, इस पर भी निगाहें सबकी बनी हुई हैं। और सवर्ण आयोग के द्वारा क्या आयु सीमा बढ़ाने की जो अनुशंसा है वो क्या पास हो पाएगा, क्या 37 से 40 साल उम्र अर्हता हो पाएगी इनकी पुरुषों की, इस पर भी नजरें सबकी बनी हुई है। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।